Now, good morning everyone. Today we'll discuss the question answers of NCERT book, right? Class ninth. Your first question is, describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. क्या क्या कारण थे जो फ्रांस में क्रांतिकारी जो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, उसके आउटब्रेक होने के आप सर्कमस्टेंसेस बताएंगे. तो फर्स्ट वन यू कैन राइट डाउन एज द डिफरेंट कॉजेज़, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक कॉज थे, चाहे वो पॉलिटिकल कॉज थे, चाहे सोशल कॉज थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कॉज थे, राइट. तो आप ये अलग अलग से बता सकते हैं. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. When King Louis XVI was appointed as the new king, जब उनको अपॉइंट किया गया, नया राजा घोषित किया गया, तो ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर दीजिएगा अपॉइंटेड के. तो ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, तो खजाना खाली था. सो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. अब इतना सारा युद्ध इतने लंबे समय तक चला जिससे जो फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स था ये क्या हो गया, ड्रेन हो गया, राइट. So on the top of this there was cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब जो पैलेस ऑफ वर्साई था ये बहुत बड़ा था और फालतू के खर्चे यहाँ होते थे, तो बहुत सारे पैसे तो यूं ही चले जाते थे. ठीक है, तो फ्रांस हैज़ हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अब फ्रांस का भी एनिमी ब्रिटेन था, तो अमेरिकन का भी एनिमी ब्रिटेन था. अब अगर दोस्त का दुश्मन है तो वो दुश्मन ही होगा, राइट. तो फ्रांस ने हेल्प किया, ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उनकी आज़ादी दिलवाई जो कि उनकी किसके अंडर थे, वो ब्रिटेन के अंडर थे, राइट. सो द वॉर एडिड मोर देन $1 billion लिवरेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरेज. तो इस तरह से जो उनका ख़जाना है, इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिकली कॉज है ये, ठीक है ना. तो उनका ख़जाना जो था उन पे और डेप्ट चढ़ता गया, उन पे और कर्ज जो है वो चढ़ता गया, राइट. सो लेंडर्स हु गेव क्रेडिट बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन. तो जो लेंडर्स थे, ठीक है, जो क्रेडिट देना शुरू करते थे, क्रेडिट करते थे, तो वो भी लोन पे इंटरेस्ट जो था उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया 10% का. ठीक है. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसको क्या करना था, ये जो इंक्रीजिंग परसेंटेज थी अपने बजट का, ठीक है ना, तो वो गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना था, राइट, खर्च करना था. सो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो उसके हो रहे थे, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, ठीक है, और खर्चे कैसे, जैसे मेंटेनिंग आर्मी को मेंटेन करना, द कोर्ट, गवर्नमेंटल ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, तो ये उसके लिए मुश्किल हो रहा था, राइट. तो रेजिंग टैक्सेस डिडंट सफाइस बिकॉज द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट. अब यहाँ देखिए सोशल कॉजेज आ गया. तो अब देखिए जो वो फ्रेंच सोसाइटी थी ये डिवाइड थी किस में, 3 एस्टेट्स में, एंड ओनली 3rd एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस. और आपको पता है कि सिर्फ 3rd एस्टेट जो था वो क्या देता था, टैक्स देता था, राइट. द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकेंड एस्टेट डिड नॉट पे एनी टैक्सेस. फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वॉज ऑल्सो ग्रोइंग मैसिवली. आप देखिए पॉपुलेशन जो थी ये भी बढ़ती जा रही थी, राइट. दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन. तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड. लेकिन जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी तो वो उसके मुकाबले डिमांड को जो थी वो नहीं कर पा रही थी. जैसे डिमांड आ रही थी वैसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी. सो क्या हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट, जो रोटी की कीमतें थी, ठीक है, जो मेन आहार होता था, स्टेपल डाइट होता था मेजोरिटी का, वो भी बढ़ने लग गए, राइट. सो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप. तो बहुत सारे वर्कर जो थे, जो एम्प्लॉय काम पे लगे थे एज अ लेबरर वर्कशॉप में, जिनका वेजिंग जो था, वेज फिक्स्ड होते थे, और वेजेस जो थे डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस. और जो उनकी जो कीमतें होती, दिहाड़ी होती थी, ये जो बढ़ती कीमतें थी उनके साथ पेस नहीं कर पा रहा था, राइट. सो द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड.
तो जो गैप था रिच और पुअर का ये बढ़ता ही चला गया, ठीक है। तो आप देखो, अब हम ये भी देखा हमने इस चैप्टर में कि फिलोसफर लाइक रूसो, वोल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। दे वर द फिलोसफर, तो इनका भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था, क्लियर। एंड देयर आइडियाज़ वर डिस्कस्ड इन सलोन एंड कॉफ़ी हाउसेस। उनके जो आइडियाज़ होते थे वो लोग जब इकट्ठे होते थे, जैसे सलोन हो गया या कॉफ़ी हाउसेस हो गया, ठीक है, और लोगों में फैलते थे कैसे, थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके ज़रिए फैलते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से पहले जो था इनका ख़जाना खाली हुआ। लुई 16 जो था, फिर उसने कहा कि चलो टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने असेंबली, एक स्टेट जनरल असेंबली जो है उसको बुलाई और वहाँ पे टैक्सेस के लिए ऐलान किया। इस टाइम जो वो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने ये नहीं माना। उन्होंने क्या कहा था, 1 वोट फॉर 1 मेंबर, राइट, ईच मेंबर के लिए एक वोट होना चाहिए। तो यही कंट्रोवर्सीज थी जिसने एजिटेशन जो थी ये लोगों के बीच में लाई, ठीक है। तो ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ इससे कौन सी सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, ठीक है। एंड विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रेलिंक्विश पार, और कौन सा ग्रुप था जिसको पार अपनी लीव करनी पड़ी, रेलिंक्विश करनी पड़ी, ठीक है, छोड़नी पड़ी। तो विच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। और तुमने ये बताना है कि कौन सा सेक्शन सोसाइटी का जो था वो डिसअपॉइंट हुआ, ठीक है, आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन से। ओके, सो देखिए, पहला तो आप जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट, ठीक है। एंड द थर्ड एस्टेट, पहला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये 3 क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, दैट इज विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, राइट। तो कौन सी सोसाइटी को फायदा हुआ था, थर्ड एस्टेट को, राइट। तो आप लिखेंगे द थर्ड एस्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट, राइट। अब देखिए द थर्ड एस्टेट में थे कौन, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ peasant, artisan, small peasant, landless laborer, servants, big businessmen, merchant, court official, lawyer, etc. तो इन सबको बेनिफिट मिला, राइट। अब देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसी क्वेश्चन में वो है विच ग्रुप वर फोर्स टू रेलिंक्विश पावर, ठीक है। सो वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, ठीक है, जो उसके मेंबर थे उनको अपनी पावर जो थी वो छोड़नी पड़ी। The group that were forced to relinquish power were the people belonging to the first and second estate, right. These people had enjoyed certain privileges by birth, क्योंकि आप देख रहे हो कि फर्स्ट एस्टेट जो था वो क्लर्जी था, सेकंड नोबिलिटी था, तो ये क्या करते थे, इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाती थी, राइट। सो विद द रेवोल्यूशन the people of first and second estate lost their privileges, right. फिर वही चीज़ है, which section of society would have been disappointed with the outcome of revolution। obviously कौन सी सोसाइटी जो थी इस रेवोल्यूशन के आउटकम से डिसअपॉइंट थी, राइट। तो आप ये देखिए नेचुरली प्रिविलेजेस क्लासेस, ठीक है ना, जैसे क्लर्जी एंड नोबल, they would have been disappointed with the outcome of the revolution, क्योंकि उनके privileges taken away from them, ठीक है, their privileges were taken away from them, right. So because inequality was one of the root causes of revolution, so the revolution tried to bring equality to the society, clear. Okay, next third question is describe the legacy of the French Revolution for the peoples of the world during the 19th and 20th century। तो आपने बताना है कि जो लेगेसी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है, क्या थी उनकी, ठीक है, दुनिया को उन्होंने क्या दिया, लेगेसी क्या दी, उनकी विरासत क्या थी, राइट। सो आपको पता ही है स्लोगन क्या थे, ठीक है, यहाँ पे स्लोगन जो थे दैट वर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी ये एक्सप्रेस हुआ था इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सोशल ऑर्डर।
तो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी फॉर्म द बेसिस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, राइट. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो थी, इट लेड टू द एंड ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस. इक्वालिटी जो सोसाइटी प्रिविलेजेस पे बेस्ड है उसका ख़त्म किया, ठीक है, वो ख़त्म हुई. ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम राइट. सभी इंडिविजुअल्स का अब बराबर अधिकार था, ठीक है. तो ये जो था एक स्लोगन बन गया था वर्ड पॉलिटिक्स का. फ्रेटर्निटी, जैसे आप जानते हो फ्रेटर्निटी भाईचारा को बोलते हैं. तो आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, तो इसने प्रमोट किया आइडियल्स ऑफ लव को, यूनिटी एंड कोऑपरेशन को अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. जो दूसरा एक ग्रेट लेगेसी था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है. राष्ट्रीयता की भावना जो थी, ठीक है, तो इसको भी इसने प्रमोट किया, राइट. द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिस्ट, ठीक है, जिसने इंस्पायर किया लोगों को, ठीक है. और आपने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट था, इट प्लेड अ ग्रेट रोल इन रीशेपिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, राइट. सो दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो ये जो आइडियाज़ थे, ये जो थे फ्रांस से और यूरोप के देशों में पहुँचे, वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिश्ड, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जहाँ ख़त्म हो गया था. एंड कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट, ठीक है. सोवरेन जो उनका सेल्फ रूल था, ठीक है ना, नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट बनाने में जो है इससे हेल्प मिली. एंड आप देख रहे हैं इंडिया में टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, ठीक है, आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस. तो उन्होंने भी इन आइडियाज़ पर रिस्पॉन्ड किया. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे. आज हम जो डेमोक्रेटिक राइट्स को एंजॉय करते हैं, जिसका ओरिजिन हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हैं, उनके बारे में बताइए. अब देखिए, आपने पूरी कहानी पढ़ी, ठीक है. अब आपको ये भी पता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं. तो फ्रेंच में जो डेमोक्रेटिक राइट्स आए थे, वो ही आप अब आगे देखिए क्या क्या थे. फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो. एबोलिशन ख़त्म होना, सेंसरशिप वो जो राजा महाराजा अपने हिसाब की ही वो लगाते थे ना न्यूज़. अगर कोई उनको क्वेश्चन करता था तो वैसे न्यूज़ वो आगे नहीं देते थे, राइट. तो पहले तो वो भी ख़त्म हुआ, राइट. राइट टू वोट मिला. एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी जो थी वो भी ख़त्म हुई. एंड राइट टू लिबर्टी, आज़ादी की भी राइट मिली, ठीक है, फ्रीडम. एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन एंड डिवोर्स लॉस, ठीक है, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि कौन कौन से राइट्स जो थे ये हमें मिले, राइट. सो दीज आर द सम ऑफ द राइट्स. ओके. नेक्स्ट इज, would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradiction? जो यूनिवर्सल राइट के मैसेज थे तो कॉन्ट्रडिक्शन भी थे इसमें. ये बेटा आप अपने आप से करिए, राइट. इसमें आप लिख सकते हैं कि येस आई अग्री विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट, इट वाज beset with contradiction. तो बहुत सारे जो आइडियल्स थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के, ये क्लियर नहीं थे, इनके मीनिंग क्लियर नहीं थे. जैसे सफ्रेजेट मूवमेंट, ठीक है ना, ये हुआ था बाद में. क्यों? क्योंकि सफ्रेज जो था इट वाज नॉट ग्रांटेड टू वुमेन, ठीक है, राइट टू वोट फॉर वुमेन. तो ये चीज़ नहीं थी. और आपने ये भी देखा था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है. और फिर आपने ये भी देखा था कि पीपल जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ पेयर्स में बिलोंग करते थे, सिर्फ वही राइट टू वोट कर सकते थे. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं है, ठीक है. तो ये आप अपनी ओर से करिएगा. नाउ क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन. तो नेपोलियन के राइज को आप एक्सप्लेन करेंगे. सो आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस.
ठीक है। 18 आप देख रहे हो कि जब नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी रूल था उसको ख़त्म करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित किया, राइट। ही स्टार्टेड कॉन्करिंग नेबरिंग कंट्रीज बाय वेजिंग वॉर्स अगेंस्ट दैम। तो अब पड़ोसी जो देश थे उससे जो है झगड़ा छेड़ दिया, वॉर छेड़ दिया और जीतना शुरू कर दिया, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ को। और वो अपने आप को कैसे देखते थे? यूरोप के मॉडर्नाइज़र के फॉर्म में, राइट। और उन्होंने बहुत सारे लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी एक लॉ नहीं था लेकिन इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, ये भी इन्होंने किया, राइट। डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और बहुत सारे उनके मेजर्स थे, ठीक है, वो कैरी करते थे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, किसके? लिबर्टी के। और मॉडर्न लॉज होते थे टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। मॉडर्न लॉ ये और हिस्से यूरोप के और हिस्सों में भी ये ले गए थे, ठीक है। सो जिसका क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट था लोगों पे आफ्टर बहुत मतलब लोगों पे बहुत देर तक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहा। जब वो डीथ्रॉन भी हो गए थे, डीथ्रॉन मीन्स पहले वो थ्रॉन थे, ठीक है ना, राज सिंहासन पर बैठे थे, फिर उनको राज सिंहासन राजगद्दी से उतार दिया गया, डीथ्रॉन कर दिया गया। उसके बाद भी उनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे उसका असर लोगों पे बहुत देर तक था, ठीक है ना। और वो डीथ्रॉन कब हुए? जब वो हारे थे, ठीक है, डिफीट हुए थे। कहाँ पे? कौन सी बैटल में हुए थे? बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स जो था उसको अप्रूव कर दिया था, राइट। जो भी सिस्टम था सब अप्रूव। एरिस्टोक्रेट कौन होते थे? रिच पीपल, ठीक है, वो अप्रूव कर दिए थे। और 1804 में, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित किया, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस वाज फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।